चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे 15th लेक्चर में। आज हम रीड करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब जैसे इसके नाम से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब इक्वल रहेगा पोटेंशियल सरफेसेस, किसी सरफेस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम आगे रीड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। A surface at every point of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential surfaces। कहने का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, तो उस पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी कैसी होती है, किस किस तरह से होती है, चलिए हम स्टडी करते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये कोई ना कोई सरफेसेस ड्रॉ करना आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो सबका अलग इंपॉर्टेंस है। पहले हम बात करते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ध्यान होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, याद आया कुछ, पैरेलल लाइन से शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो ये किसका डायग्राम हुआ, ये लाइन शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको ड्रा करना हो सरफेस, तो ड्रा करते हैं इस शेप में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, देखिए फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो प्लेन पे है इनमें डिस्टेंस भी सेम होगी, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने प्लेन से शो कर दिया। ओके, फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, इसलिए डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू प्लेन्स रिमेन्स इक्वल। जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ही होगा। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा कहा गया हो कि फील्ड इंक्रीजिंग है, अगर फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो गैप जो था वो पहले ज्यादा रखेंगे, फिर धीरे धीरे गैप को कम करेंगे, तो ये शो करेगा कि फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर हम कहें कि फील्ड वीक हो रहा है तो गैप क्या करेंगे बिटवीन प्लेन्स हम इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जब फील्ड यूनिफॉर्म है तो गैप भी हम क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे बिटवीन प्लेन्स। फिर हम सेकंड बात करते हैं फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। अगर कोई चार्ज है, सिंगल चार्ज है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो उसके लिए फील्ड लाइंस तो आपको पता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी, ये हमने पढ़ा था। अब लेकिन हमको रीड करना है कि इसकी सरफेस कैसी होगी। इसकी सरफेस होगी सर्कुलर, देखिए सर्कुलर सरफेस है, लेकिन सबका कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इसमें। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, जैसे लिखा हुआ फिगर में दोबारा देखिए, ये जो है प्लेन, वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन जो ये चार्ज है, चार्ज का 3D होता है, स्फेरिकल लेंगे तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। चलिए अब हमारे पास दो और हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इस टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा, और फॉर पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस में इस तरह का आपको डायग्राम मिलता है। तो ये दोनों डायग्राम किसके लिए है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए है। ये डायग्राम किसके लिए है, पोल्स के लिए था, और ये क्या है, इक्वल चार्ज ऑफ के पेयर्स के लिए था। अब एग्जाम में इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोनों चार्ज अपोजिट थे, तो यहां सेपरेशन क्या है, कम है, यहां सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। जब दोनों चार्ज सेम थे तो यहां सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, इधर सेपरेशन क्या है, कम है। तो कहने का मतलब दोनों डायग्राम को जो शेप है वो अपोजिट है। ये दोनों साथ में बनाने का यही एम था, मोटो था।
कि दोनों को आप कंपेयर कर सकें। एग्जाम में आपको ड्रा करना पूछता है तो सिंपल सी बात है, अगर डायपोल है तो ये जो डिफरेंस थे कम है, यहाँ डिफरेंस आपको ज्यादा शो करना है। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं तो आपको ज्यादा सेपरेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ we will discuss about properties of equipotential surfaces. Number first, no work is done in moving a charge between any 2 points on equipotential surfaces. कहने का मतलब, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे आप किसी चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट मूव करवा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसके इक्वल होता है? WAB, A टू B तक मूव करने में वर्क डिवाइड बाय चार्ज की वैल्यू। अगर WAB फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे VB माइनस VA के साथ में। लेकिन हम कह रहे हैं कि सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल है, तो दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, तो डिफरेंस भी कितना आएगा? 0 आएगा। इस 0 को क्या करेंगे? अगर Q0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि A से B तक मूव करना है, लेकिन कहाँ मूव करना था? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट a straight line drawn normal to the equipotential surface will give direction of electric field at that point. अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलरली जो लाइन ड्रा करते हैं, वो लाइन किसकी वैल्यू शो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी साइड में होंगे। थर्ड, electric field intensity and electric line of force or electric field lines are parallel to each other and perpendicular to the equipotential surfaces. जो हमने पहले बात की थी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो तो क्या होंगी? परपेंडिकुलर तो होंगी इसके सरफेस के, लेकिन आपस में वो क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, देखिए क्यों होती है परपेंडिकुलर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि वर्क डन की वैल्यू क्या थी? 0 थी। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू क्या आई? 0 आई। वो कब पॉसिबल है? जब फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो? 90 डिग्री का, तभी कोस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है सरफेस पे और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। What is that? Equipotential surfaces are close together in the region where electric field is strong and far apart in the weaker field region. कहने का मतलब, जो सरफेस होती हैं जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगी, और जहां पे फील्ड वीक होगा वहां दूर दूर होंगी। जैसे आपने जो पीछे दो केस दिखे थे, डायपोल का लिया था और एक इक्वल चार्ज का पेयर लिया था, सेम चार्ज का एक पेयर लिया था, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे जो स्पेस था बिटवीन टू स्फेरिकल सरफेसेस, कहीं तो बिल्कुल कम था और कहीं ज्यादा था। तो जहां कम था वो ये शो कर रहा है कि वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहां पे डिफरेंस जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा बड़ी हुई थी दोनों सरफेसेस के बीच में, वो ये शो कर रहे थे कि फील्ड वहां पे वीक है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो डिफरेंस क्या होगा? दोनों सरफेसेस के बीच में डिक्रीज होगा। सो इफ dV इज कांस्टेंट, सो इफ dr इज स्मॉल देन E विल बी ग्रेटर। अगर dr ज्यादा बड़ा है, डिफरेंस ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अगर हम सबको कंपाइल करें एक बार तो
तो ये भी कह सकते हैं ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विल गिव direction of electric field at that point, and electric field intensity and electric line of force are parallel to the each other and perpendicular to the equipotential surface. हम ये पहले भी कह चुके हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, और जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ओके, अब कुछ नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वी स्टडी हाउ ए कंडक्टर बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कंडक्टर को जब आप प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? देखिए, सपोज ये कोई कंडक्टर है ABCD, ओके, इसको आपने प्लेस किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में, तो क्या होगा, इस कंडक्टर के इनसाइड भी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इनसाइड द कंडक्टर खुद का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, EI इंटरनल था, एक्सटर्नल कितना है EO, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे? देखिए, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E0, free electrons are attracted by the positive side of the field toward AC। जैसे देखिए, क्योंकि साइड पॉजिटिव था तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव फ्री चार्ज। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव। हेंस पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन साइड DB, नेगेटिव चार्ज ऑन द साइड AC साइड। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI develops in the conductor which is opposite to the main electric field E0. In metal, equal and opposite electric field is induced, so E0 is equal to EI. Hence net electric field inside the metallic conductor is zero. Next property is that net charge inside a hollow conductor is zero. Third property, charge always lies on the outer surface of the conductor. Suppose here a conductor, consider a positively charged conductor shown in figure. We will draw a imaginary surface just inside the surface of the कंडक्टर, ये जो लिख रही है आपको, इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, सो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज जीरो। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब यहाँ से कोई चार्ज होगा ही नहीं। हेंस फ्रॉम गॉस थ्योरम द नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। दिस शोज दैट all charge lies on the outer surface of the conductor। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा तो गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई चार्ज होगा ही नहीं इनसाइड द कंडक्टर, और जब कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज कहां लाई करेगा, सरफेस पे। फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज ऑन द कंडक्टर is rearranged and finally the flow of charge stops. It is only possible when the component of electric field, that is E cos theta, is equal to 0. E not equal to 0, it means cos theta should be 0. Cos theta is 0, it means theta is equal to 90 degree. Hence electric field on the outer side of the conductor is perpendicular to the surface at every point. ये कहा गया है कि जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम, तो चार्ज ऐसे अरेंज होते हैं कि उनका फ्लो जो है वो रुक जाता है।
सरफेस पे। इसका मतलब जो उनका ओरिजिनल कंपोनेंट था ई कोस थीटा वो 0 होगा, क्योंकि जब वो कंपोनेंट ही नहीं होगा तब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि उस साइड में कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब ई कोस थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ई कोस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउटर सरफेस पे वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिफ्थ नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू dV/dr होता है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब dV/dr की वैल्यू 0 होगी। तो dV की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इट मींस V क्या होगा? कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग is the phenomena of protecting a certain region of space from electric field। मतलब एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर कोई कंडक्टर है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। चलिए आज इतने। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।